पहले तो मैं अपना परिचय बता दूँ कि मेरा नाम हसीब अहमद है, जैसे सब लोग जानते हैं। और मैं रहने वाला एक्चुअली यूपी गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और यहाँ पे इस वक़्त मुंबई में विद फैमिली में रहता हूँ। नेपेन रोड एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे रहता हूँ मैं। और इस बिज़नेस को मैं सीख रहा हूँ, इस बिज़नेस को जी रहा हूँ मैं। और जैसे गुरुओं का एक बातें होती हैं जो कहते हैं, उस तरीके से अपने को ले चलना पड़ता है इस सिस्टम में, इस बिज़नेस में, उसी तरह से अपन काम कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूँगा कि अभी शर्मा सर बोले कि मैं धीरे-धीरे बात करता हूँ, तो यकीनन मैं वाक़ई मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे भी है, तो आप लोग मेरे बातों पे गौर करिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो दुनिया है, ये क्या है और इससे क्या-क्या फ़ायदा मिलेंगे और पूरे भारत में, पूरे इंडिया के अंदर इसके लिए जो नज़रिया है लोगों का, ये क्या है? उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी में हम बात करते हैं। देखिए एक सभी लोग जानते हैं एक महान शख्सियत यहाँ पे इंडिया के अंदर थी, जिनका नाम मदर टेरेसा था। उन्होंने एक बात बोली थी, इस सिस्टम को लेके भी हम बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं वह सब कुछ कर सकती हूँ जो आप नहीं कर सकते और आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। कहने का मतलब कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हर इंसान यहाँ पे अलग-अलग कुछ कर सकते हैं और जो मैं कर सकता हूँ, वो आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब एक-दूसरे के सहयोग से काम होता है। जो चीज़ मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जानते हो, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिस्टम, ये बिज़नेस ऐसा है कि एक-दूसरे के सहयोग से और टीम वर्क से ये आगे बढ़ता है। क्योंकि ये सबसे एक देखेंगे कि महत्वपूर्ण एक बिज़नेस की एक ख़ासियत है कि हम अकेले इसमें बहुत कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि इसमें काम हमको ही करना पड़ता है, ये भी सच है। लेकिन जब हम काम करके आगे चलते हैं, तो हमारे साथ जितने सहयोगी होते हैं, जितने लोग होते हैं और उनके साथ मिलके हमें काम करना पड़ता है, तभी हमारी काम आगे हमारा बढ़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का इतिहास देखा जाए, तो अमेरिका में 1930 के आस-पास इसकी शुरुआत हुई। और इसको देखेंगे तो इसकी जब शुरुआत हुई थी, जो भी इसके प्रोडक्ट थे, इसके जो भी गुण थे और इसके जो भी फल मिले, उसके आधार पे पूरी दुनिया के अंदर ये बिज़नेस फैला और सभी देशों के अंदर करीब-करीब काफ़ी देशों के अंदर इस बिज़नेस को फैला फैलाया गया उसको अमेरिका के जो भी वहाँ पे लीडर्स थे या जो कंपनी थी उसके माध्यम से। लेकिन देखेंगे कि आप फिक्की का एक रिपोर्ट आया जो 5 दिसंबर 1917 को जिसमें उसका नाम दिया गया ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इन इंडिया। उसका नाम दिया था, उस रिपोर्ट का नाम था उन्होंने दिया था। ना उसके इस रिपोर्ट में जो पेश किया गया उस बिज़नेस में बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है ये क्या करता है कि 2016 में 18,356 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया और पूरे दुनिया में लगभग 10.7 करोड़ डायरेक्ट जो सेलर्स थे या इसके अंदर जो यूज़ करने वाले थे, उसको क्या किया फ़ायदा पहुँचाया, पूरी दुनिया के अंदर। और जो पार्ट टाइम करते थे, ऐसा नहीं कि वो मतलब फुल टाइमर थे। सभी पार्ट टाइमर को उन्होंने इतने लोगों को उन्होंने क्या फ़ायदा पहुँचाया। दुनिया के 10 जो प्रमुख देश है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को क्या करते हैं, कारोबार से ज़्यादा उसको महत्व देते हैं या उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। वो कौन-कौन सा देश है उसको देख लेते हैं अपन, कि जिसमें कि अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राज़ील जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया और ऐसे यूके, दुनिया के कुल डायरेक्ट सेलिंग के जो बिज़नेस का जो परसेंटेज है, उसको आप देखेंगे तो करीब-करीब 78% इन देशों से ही बिज़नेस आता है। और बाकी देखें 22% जो है बचता है, बाकी अन्य देशों से इस बिज़नेस को कर लोग कर पाते हैं। तो ये रेशियो रहा जो कि हमारे इंडिया के अंदर देखा जाए, तो बहुत कम लोग इसको लेके जागरूक हैं, इसको लेके बिल्कुल अलर्ट हैं। तो इसी चीज़ को लेके हम आगे बढ़ते हैं और किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए क्या होता है, ग्राहकों की जो मुख्य भूमिका होती है। क्योंकि कोई भी कंपनी बहुत सारे सब कुछ बना ले, कोई भी प्रोडक्ट बना ले, लेकिन ग्राहक अगर इस्तेमाल नहीं करता है या ग्राहकों की संख्या कम है, तो बिज़नेस का जो टर्नओवर है, बहुत कम हो पाता है। ये सभी को पता है। हम सारे लोग प्लान के अंदर बताते भी हैं। लेकिन जहाँ पे देखें कि लोगों की संख्या ज़्यादा हो, ग्राहकों की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे अगर बिज़नेस का कम होना, एक से साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे अवेयरनेस कम है। जबकि दुनिया के अंदर जनसंख्या के मामले में देखा जाए,
तो चीन के बाद सबसे दूसरे नंबर पे ज़्यादा है, तो इंडिया ही पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है। मतलब कहने का मतलब कि इस बिज़नेस का जो सबसे ज़्यादा स्कोप है, जो इंडिया के अंदर है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लोग समझ नहीं पा रहे हैं और जैसे हमें क्या करना है कि जब समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को समझाना है। क्योंकि समझाने से ही बिज़नेस को हम आगे ले सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारतीय लोगों के अंदर ना समझी, ना जानकारी, ना डायरेक्ट डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर के बारे में नहीं समझ पाना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक सबसे बड़ा कारण है, नासमझी का या एजुकेशन नहीं मिल पाना, इसके बारे में नहीं समझ पाना। ये हमारे ये इंडिया की सभी लोगों के अंदर ये सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो हम नहीं समझा पा रहे हैं या वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत से जो इंडस्ट्री की जो बॉडियाँ हैं, ठीक है? जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, आप देखेंगे सरकार ने 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन भी जारी किया, सबको पता है। और इससे पहले जो हम देखेंगे कि आरसीएम को लेकर बहुत सारे जिसमें लोग मौजूद भी हैं, धरना प्रदर्शन भी हुआ, काफ़ी हंगामा भी हुआ दिल्ली में, जयपुर में, भिलवाड़ा में। इसके बाद सारी जब कुछ होने के बाद अगर मैं बोलूँ कि मुख्य भूमिका अगर रहा गाइडलाइन दिलाने में, तो ये जिस सिस्टम में हम लोग हैं, आरसीएम मेजर राइट राइट कांसेप्ट मार्केटिंग, ये इसका जो सबसे बड़ा रोल है, इसके लीडरों का, इसके जो कंपनी के मालिक हैं, इस सिस्टम से जितने लोग जुड़े हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल रहा इस गाइडलाइन को दिलाने के, डायरेक्ट सेलिंग को। ये या ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका जननी बोल सकते हैं गाइडलाइन दिलाने के लिए आरसीएम को, क्योंकि बहुत काफी लोगों ने मेहनत किया उसमें, हम लोग भी इसके हिस्सा रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में काफी लोग यहाँ पे जो मौजूद है वो भी रहे हैं। तो जो इनको ये काफ़ी मजबूती से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बस हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ देखेंगे कि केपीएमजी का जो एक रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो रिटेल सेल है वर्ष 2025 तक करीब 64,500 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा, 2025 तक। और इसमें करीब 1.8 करोड़ भारतीयों को स्वरोजगार मिलेगा, मतलब उनको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे रोजगार मिलने की बिल्कुल संभावना है। इसमें 60% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ये जो रिपोर्ट के हिसाब के मुताबिक 60% महिलाएं होंगी इसके रोजगार, इसके द्वारा जो रोजगार मिलेगा उसके माध्यम से। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वर्ण युग शुरू हुआ है और इसमें काफी लोगों के लिए अवसर, मौका मिलने का चांसेस है, मौका मिलेगा। लेकिन आप हम इस चीज़ को जब तक नहीं समझेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आगे इसको लेके जा सकते हैं। और केपीएमजी के एक रिपोर्ट के मुताबिक 64,500 करोड़ रुपए का जो बिज़नेस की मैंने बात किया 2025 तक होने वाला है। लेकिन सोचिए एक चीज़, उसमें आप सोचिए, हम सोचें कि 64,500 करोड़ नहीं, कितना भी करोड़ों बिज़नेस हो जाए, लेकिन हमारा उससे क्या भला होने वाला है? आपके टीम का, आपके साथ जितने लोग जुड़े उनका क्या भला होना है। जितना भी बिजनेस बड़ा होगा पूरे दुनिया के अंदर, नेटवर्क के या इंडिया के अंदर, उसमें हमारा जितना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जितना बड़ा हमारा हिस्सा रहेगा, उतनी बड़ी हमारी जीत होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे टीम का उसमें समझ लीजिए कि हिस्सेदारी नहीं है, हमारा इसके अंदर ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं है, तो कितना भी बड़ा यहाँ पे टर्नओवर हो जाए, कितना बड़ा बिज़नेस हो जाए, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अपने को एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो भी टर्नओवर हो रहा है या होगा या अपने इंडिया के अंदर हो रहा है, या क्योंकि ये बिज़नेस पूरे वर्ल्ड का है। आज यहाँ पे, कल कहीं भी जाएगा, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाने वाला है। तो लेकिन वो एक चीज़ हमें बिल्कुल दिमाग में, अपने दिल में रखना पड़ेगा कि जो भी बिज़नेस होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिस्सेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस हमारा उसके अंदर होना चाहिए, तभी उसका हम फ़ायदा उठा पाएँगे, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बिज़नेस का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आप लोग इसको बिल्कुल सोच के रखिएगा, समझ के रखिए। दूसरी बात ये है कि सोचिए कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और हर जगह पे डायरेक्ट सेलिंग की जो बच्चों की पढ़ाई अभी शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, यूपी के अंदर अभी कॉलेज, स्कूलों और कॉलेजों में शुरू हो गया है। हिमाचल के अंदर आपने एक वीडियो के अंदर पिछले कुछ दिनों मैंने दिखाया था, वहाँ भी शुरुआत हो गई है। तो आप देखेंगे कि सरकार की नज़र में जब ये बातें आ गई हैं, सरकार समझने लगी है कि हम सिर्फ इंडिया के सारे लोगों को जॉब नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि इनकम भी ज़्यादा गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो इस तरह के ट्रेडिशनल बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर जो टैक्स होता है उतना मिल नहीं पाता गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ पे हम ₹1 का शैम्पू भी लेते हैं तो टैक्स दे के लेते हैं। तो इसका सीधा-सीधा मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, उसके विकास में, देश को विकास में एक बड़ा-बड़ा सहयोग दे रहे हैं।
ठीक है? तो ये सारे गवर्नमेंट भी समझ रही है। और जो रोजगार का जो मामला है, इससे जितने लोग जुड़ेंगे ऑटोमेटिक उनको रोजगार से रोजगार मिलना लाजिम है, निश्चित है। तो आप सोच के देखिए कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से जब पढ़ के निकलेंगे, तो क्या हमें उनको प्लान बताने की जरूरत पड़ेगी? क्या उनको सिखाने की जरूरत पड़ेगी? आप यकीन मानिए ब्लास्ट होगा जब वहां से बच्चे निकलेंगे पढ़ाई करके। बस वो आने के बाद एक जरूरी तो नहीं है ना कि सब लोग आने के बाद सब कंपनी फैक्ट्री खोल लेंगे, चलो डायरेक्ट सेलिंग के हम लोग खोल लेते हैं। वो ढूंढेंगे, किसको ढूंढेंगे कि इस मार्केट के अंदर कौन ऐसा बंदा है जिसके साथ मैं मिलके बहुत अच्छे से इस मुकाम को पा सकता हूँ या डायरेक्ट सेलिंग के ऊंचाइयों पे लेके जा सकता हूँ, इससे बहुत बड़ा इनकम ले सकता हूँ और बड़ा शोहरत ले सकता हूँ। तो सारी चीजों को देखेगा मार्केट के अंदर कौन सा अच्छा लीडर है। और लीडर तभी बनेंगे हम कि इसमें सबसे पहला जो सबसे नंबर वन पे टिके रहना और अपने को सीखते रहना, लोगों से बातें करते रहना, आपको जिस जब भी मौका मिले बोलते रहना। जब ये सारी चीजें होंगी, तो फिर मौका मिलेगा क्या? आगे आने वाले चांस में जैसे मैंने बताया कि जब बच्चे निकलेंगे पढ़ के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों से, तो फिर हमें प्लान नहीं और लोग खुद ढूँढ-ढूँढ के आएँगे हमारे पास और आपको मौका मिलेगा साहब। तो इस चीज़ को हमें बस ज़रूरत है समझने की और अपने को जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे, देखिए ये दूरदर्शिता का बिज़नेस है। जब तक ये दूरदर्शी तरीके से हम इसको नहीं देखेंगे तब तक बहुत दिक्कतें होंगी। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा क्या कर रहे हैं, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग को करने में क्या-क्या फ़ायदा होता है, इस चीज़ को अगर हम देखें कुछ पॉइंट के नज़रिए से कि हम इतना तो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी सर ने आंचल सर ने भी दिखाया कि इसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, कि क्यों लोग नहीं आते हैं। स्टेज वाइज़ दिखाया इन्होंने क्या-क्या स्टेज होता है। लेकिन इसको करने से जब हम सारी चीज़ें करेंगे, तो हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है? ज़रा उसपे अगर नज़र डालते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है? तो पहले तो देख लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग अलग-अलग कारणों से भी आते हैं। किसी के पास पैसे बहुत होते हैं तो नाम-सम्मान नहीं होता, मान-सम्मान नहीं होता तो मान-सम्मान के लिए आते हैं। किसी के पास मान-सम्मान है, पैसे नहीं है तो पैसे के लिए आते हैं। किसी के लिए देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, जो आप बहुत से आधारशिला ऐसे जो सिस्टम में आने के और सिस्टम को खड़ा करने का उनका रीज़न होता है। अभी कल बात हो रही थी, हम लोग के महागुरु मिश्रा सर बता रहे थे कि पैसा तो हमारे रिश्तेदार बहुत कमाते हैं, लेकिन उनको मान-सम्मान वो नहीं मिल पाता है, जो मेरे को मिलता है। तो लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे बहुत है, लेकिन उनको मान-सम्मान चाहिए, इसलिए वो लोग भी इस सिस्टम में आएँगे। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की, तो उन फ़ायदों पर अगर नज़र डालें, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले कि जो काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, खेती कर रहा है, आप इसको सबसे पहले पार्ट टाइम शुरू करें। पार्ट टाइम शुरू करने का मतलब ये होता है कि अपने को एक्स्ट्रा इनकम लेना, मतलब अलग से काम करना। मतलब मैं खेती कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको करके इसको करना है। मतलब मैं 8 घंटा 10 घंटा अगर जॉब पे टाइम दे रहा हूँ, तो अपने को घंटा 2 घंटा अलग से इसको टाइम देना हो। कौन-सा टाइम? अपने पास जो टाइम फालतू का होता है, जो वेस्ट होता है, जैसे मोबाइल, टीवी, गप-सप करना, राजनीति की बात करना, ये जो टाइम में होता है, उस टाइम को, ये औरतें होती है, टीवी, सीरियल ये सारी देखती हैं। उस टाइम को जब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या अपना एक्स्ट्रा टाइम ल लग रहा है। और जब एक्स्ट्रा टाइम हम किसी चीज़ पे देंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई कोई आदमी अगर 10 घंटा की ड्यूटी करता है जॉब में, अगर 2 घंटा अगर ओवरटाइम करता है, तो वो 2 घंटे का उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लेकिन उसका एक लिमिट है। उसी तरीके से अगर 10 घंटे के बाद यहाँ पे 2 घंटे अपन क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम लगा के इस सिस्टम को सीखते हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है और वही धीरे-धीरे हमारा बिज़नेस में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद हमको एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम मिलने का चांसेज़ होता है। तो एक सबसे एक बढ़िया एक अच्छा एक चांस है। अभी देख लेंगे कि जो कोरोना काल में बहुत सारे क्या 99% में अगर बोलूँ इंडिया के लोगों को, तो कोरोना काल में सब लोग परेशान थे। इनकम बंद, खर्चे चालू, सब कुछ था। लेकिन जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहले से थे, जिनका इनकम आता था, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे बोलते हैं ना कि एक यूँ भी बोल सकते हैं कि गाड़ी के अंदर, फ़ोर व्हीलर के अंदर स्टेपनी होती है और उस स्टेपनी को का काम होता है कि जैसे हमारा एक चक्का, एक पहिया कभी भी पंचर हो जाता है, खराब हो जाता है, तो अपने स्टेपनी को लगा के हम वहाँ से चले जाते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से इस बिज़नेस को आप शुरुआती दौर में मान के चलें कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कोरोना काल में लोगों ने देखा
सारे सब रास्ते इनकम के बंद हो गए थे, लेकिन एक ही रास्ते खुले थे जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर थे। जितने लोग पूरे इंडिया ने, पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका इनकम चालू रहा, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ा। तो इस चीज के लिए भी हमें बिल्कुल करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट जो मैंने बताया, इस पे भी लोगों को काम करने की जरूरत है। देखो फाइनेंशियल फ्रीडम, एक जो आर्थिक आजादी लोगों को चाहिए, है ना। डायरेक्ट सेलिंग करने में आर्थिक आजादी जो मिल जाती है, चाहे आपको किसी चीज को खरीदना हो तो बिल्कुल बिंदास खरीदते हैं उसको। दाम नहीं देखते, उसके प्राइस नहीं देखते, गए पूछे भाई कितना पैसा, फटाफट देते, क्योंकि अपने पास इतना पैसा। देखिए सामान महंगा कब लगता है, हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान, कोई बच्चा मेरा मांगा, मेरे वाइफ मांगी, या घर के परिवार का कोई आदमी मांगता है, तो जब मार्केट में हम जाते हैं तो सामान महंगा क्यों लगता है? इसलिए लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते। और जब पैसे होते हैं तो हमें सामान महंगा नहीं लगता है। आज देखिए मार्केट के अंदर जो प्रॉपर्टीज का जो रेट है बिल्कुल नॉर्मल है, गिरा हुआ है। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है, आज उनको भी महंगा है। लेकिन जिसके पास पैसा उनको सस्ता है, आज लोग ले रहे हैं। तो ये सारा खेल कहाँ पे है? अपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, आर्थिक आजादी के ऊपर है, कि हमारे पास पैसे हैं तब तो समझ लीजिए कि सब कुछ सस्ता है। पैसे नहीं है तो क्या है, सब महंगे हैं। तो इस चीज के लिए हमें बिल्कुल करना है कि अपने को आने वाले वक्त में हमारे बच्चे, हमारे बीबी, हमारे घर के जितने लोग अगर कुछ भी हमसे मांगते हैं, तो हमें ये नहीं बोलना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे को ये महंगा है, मैं नहीं ले सकता। तो इस चीज के लिए भी इस सिस्टम को हमें बिल्कुल करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट यहाँ पे, तो अपने परिवार के आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षा के लिए बार बार इस चीज को बताया भी जाता है, कहा जाता है कि अपने जो परिवार है, अपने फैमिली, उसकी सुरक्षा के लिए भी। और बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जो कि इस दुनिया में लोग नहीं है, फिर भी उनके फैमिली के लिए इनका मारा है, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे मेन जो नाम आता है खास तौर से, एक रवि शर्मा और ये सतीश पंडित जी की, जो स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी की वाइफ है, उनकी, ये आप देखेंगे उनकी वाइफ बार बार बोलती हैं कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे बच्चे जो भी खिलौने मांगते हैं, जो भी कपड़े मांगते हैं, जो भी सामान मांगते हैं, मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरे पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है, या मैं उसका प्राइस नहीं देखती। तो ये जो ये सारी चीजें हैं, ये कब होगा? जब इस चीज को हम करके जाएंगे, सिस्टम को फॉलो करके जाएंगे, अपने अपलाइन की बातों को मान के जाएंगे, अपने सिस्टम को सही तरीके से अपने जिएंगे, तब जाके हो पाएगा। इफ बट यहाँ नहीं करना है, जो सिस्टम बोलता है वो करना है। आप, हो सकता है दिक्कतें होंगी, दिक्कतें सबको होती है, हर काम में होता है और होगा, होना भी चाहिए, लेकिन उससे मतलब नहीं है। आपको बहुत कुछ चाहिए तो दर्द लेना पड़ेगा साहब, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अपना बॉस बनना है, इसमें देखिए बहुत से लोग इसलिए आते हैं या बनते हैं या बने हैं कि अपना इस बिजनेस में, जहां से हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं, वहीं से हमारा क्या होता है, काम शुरू होता है, वहीं से हम अपने आईबीओ बनते हैं, इस बिजनेस के बिल्कुल अपने मालिक बनते हैं। दूसरा ऐसा कोई मालिक नहीं होता है, इसलिए इस बिजनेस को करने के लिए लोगों की जरूरत है, लोग आएंगे। इसके बाद देखेंगे आलीशान जो अपने सपनों का मकान, बहुत से लोग जैसे सोचते हैं, देखा छोटे से मकान में, मैं भी जहाँ पे हूँ बहुत बड़ा मकान नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे छोटे छोटे मकान में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। उनके सपने हैं कि बहुत बड़े मकान में रहना, बंगलों में रहना, लेकिन नहीं हो पाता है। अगर उसको पूरा करना है तो इस बिजनेस में आके आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ये सच है, लोगों ने देखा है, हमने देखा है कई मीटिंगों में, जो लोगों ने 2-2 हजार स्क्वायर फीट, 4 हजार स्क्वायर फीट, 5 हजार स्क्वायर फीट के घर को आज खरीद के बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। तो वो सपने कहाँ से पूरे हो सकते हैं? यहीं से हो सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है साहब। क्योंकि जो आम आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आप सोच के देखिएगा कभी भी, और कभी सोचना, आप सभी तभी सोचें जब आप बैठे हो कहीं अकेले में, आप रात में सोने के समय सोचें कि क्या अगर इस बिजनेस को मैं नहीं करता हूं तो मैं और क्या कर सकता हूं जो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो इस चीज को बिल्कुल आप सोचिए और देखिए। आप फिर देखेंगे कि हम बहुत सारे कुछ तो करते हैं, नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन छुट्टियों को मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ जाना पड़ता है, तो नेशनल या इंटरनेशनल कहीं भी, अपने देश में भी कहीं नहीं जा पाते, विदेश की तो बात ही छोड़े। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जैसे हम सक्सेस होते हैं, सक्सेस होने के बाद आप चाहे विदेश में जाओ, अपने देश में जाओ, कहीं भी फैमिली को लेके जाओ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ना तो आपको पैसे का दिक्कत है, नहीं पैसे का प्रॉब्लम है, नहीं आपको सोचना है कि मेरा बिजनेस चल रहा है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, ना तो आपको हिसाब किताब कुछ की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं होता है। आप कहीं भी आपको इनकम आता है। अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि मिश्रा सर अभी शायद आने वाले भी होंगे मुंबई के अंदर, जब सर्दी का टाइम होता है तो सर आ जाते हैं मुंबई के, क्योंकि मुंबई में सर्दी कम होती है। तो सर यहाँ पे एंजॉय करते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर को?
पैसे का कोई फर्क पड़ता है क्या? वो मुंबई में रहे, गाँव में रहे, गुड़गांव में रहे, क्या फर्क पड़ता है? उनकी इनकम तो आता ही है और आएगा। इसी तरीके से सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पे हैं, सभी के सभी को वो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, चाहे वो कहीं भी रहे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब सारी चीजों को अगर हम सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब इस बिजनेस को करने का मजा आएगा। नाम और पहचान बनना, नेम और फेम के लिए मैंने जैसे बताया कि लोग तरसते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन नाम नाम सम्मान उनको नहीं मिलता है, उनको नाम फेम नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे पैसे के साथ साथ नेम फेम, आपको पहचान, सब कुछ मिलता है। आपको स्टेज मिलता है, आपको स्टेज शेयर करने को मिलता है, आपको प्यार मिलता है, लोगों का एक इज्जत मिलता है, जो कि आप बाहर की दुनिया में कितना भी पैसा कमा लें, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप पैसा कमा लें, आप नौकरी में पैसा कमा लें, लेकिन आपका एक लोकल एरिया जो, आप कितने बड़े आप आईएएस ऑफिसर हो, आईएफएस ऑफिसर हो, फिर भी आपको एक लोकल एरिया में आपका मान सम्मान होगा। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद आपको इस हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में आने वाले वक्त में मान सम्मान और सब कुछ होने वाला है। ये इतना बड़ा आपको मान सम्मान देता है। आप फिर देखेंगे आपके अंदर, हमारे अंदर, सारे लोगों के अंदर एक सपने होते हैं, एक सोच होती है कि हमें एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए हमारे पास। हाँ, जब हम देखते हैं अपने पड़ोसी को गाड़ी आती है तो हमें अंदर से कुछ-कुछ होने लगता है कि यार मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये गाड़ी है तो मेरे पास ही गाड़ी होनी चाहिए। तो गाड़ियों के लिए हम सोचने लगते हैं, लेकिन सोच के रह जाते हैं, हमारे पास कोई कोई सुविधा नहीं होती है, हमारे पास कोई पैसे नहीं होते हैं, जिससे हम गाड़ी को खरीद सकें। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद साहब, सही तरीके से कर लिए तो आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब जैसे सक्सेस होते हैं, उस गाड़ी को आप खरीद लेते हैं और ले लेते हैं। अपने तरीके से ज़िंदगी को जीना, लाइफ़स्टाइल जो होती है आप अपने तरीके से यहाँ पे जी सकते हैं। जैसे आप 5 से 7 साल आप इस सिस्टम को सही तरीके से, मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को याद रखिएगा। आने का मतलब नहीं है कि आ गए और वो कुछ सब कुछ हो जाएगा। आप सही तरीके से, हमको सही तरीके से सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से फ़ॉलो 5 से 7 साल, 10 साल तक कर लिए, तो आने वाले समय में अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ़स्टाइल को अपने तरीके से हम जिएँगे। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। चाहे जैसी भी हो, जिस तरीके से होगी। और इसके बाद देखेंगे कि आपका जो व्यक्तिगत विकास होता है, जो पर्सनैलिटी आपका डेवलप होता है ना? पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, वो बाकी और कई जगहों पे नहीं होता है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको अलग-अलग कोर्स करने पड़ेंगे। लेकिन आपके बिज़नेस में, आपकी नौकरी में, आपके जॉब में वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जैसे ही इसके अंदर एंट्री करते हैं और सिस्टम में आप जैसे अपना केवाईसी करते हैं और शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, आपका धीरे-धीरे क्या होता है, बातचीत करते-करते, लोगों से मिलते-जुलते, आपको फील्ड के अंदर काम करते-करते, लोगों का एक्सपीरियंस लेते-लेते क्या होता है कि इसमें आपको ऐसा अनुभव मिलता है, आपको किस तरह रहना चाहिए, किस तरह बात करना चाहिए, किस तरह कपड़ा पहनना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे। आप अब देखेंगे यहाँ पे सारे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। जैसे अभी कि नियाज़ सर है, आप उनको देखें, उनकी बातचीत देखें, उनकी पर्सनैलिटी देखें, कपड़ा पहनने का तरीका देखें, बलराम जी को देखें, हंसराज जी को देखें, जो कि बिल्कुल एक लोअर, मतलब नीचे से लोग आए हैं, फिर भी अपने को मेंटेन करके रखते हैं। वैसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम में भी, टीम में हैं। इसका रीज़न क्या है? सिर्फ ये कि सिस्टम, अगर इस सिस्टम में नहीं आते, बहुत पैसे कमा सकते थे, कमाते हैं लोग। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, उनको जीने का तरीका नहीं, मैं बातचीत करने का तरीका नहीं मालूम। स्टेज पे बात करें तो बात कर नहीं सकते। लेकिन ये सिस्टम वो सारी चीज़ें देती हैं, आपको ज़िंदगी जीने का सलीका देती है साहब। आपको ज़िंदगी जीने का तरीका देती है, आपको कपड़ा पहनने का तरीका देती है, आपको टाई कैसे लगाना है, आपको सूट कैसे पहने हैं, आपको शूज़ कैसे पहनने हैं, किसको कब पहनना है, टाई कहाँ तक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बताती है साहब। तो ये एक समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण एक ज़िंदगी का, मैं बोलूँ कि बिज़नेस नहीं, एक ज़िंदगी है। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो लोग इस बिज़नेस में आते हैं। और एक देखेंगे कि आप एक अच्छे समाज और देश का डेवलप करते हैं, हाँ, उसके विकास में आप सबसे बड़ा सहयोग करते हैं। हम जिस जगह पे रहते हैं, अब तो हम तो ठीक अपने आप को रखते ही हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारे पास आस-पास जितने लोग हैं, सभी लोग ठीक-ठाक से बात करें, उनसे हम ठीक से बात करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हम जिससे अच्छे से बात करेंगे, मैं समझता हूँ कि वो भी हमसे अच्छे से बात करेगा। लोगों के साथ जब जाते हैं, तो उनसे एक बात करने के बाद उनको, उनकी नज़रिया बदल जाती है हमको देखने के। हम जब सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीद के, जैसे मैंने बताया पीछे, कि आप क्या करते हैं, देश की डेवलप में आप टैक्स देके सबसे अच्छा काम करते हैं। लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बता के समाज को बदलने का काम करते हैं। उनको इस बिज़नेस में लाके एक स्वरोज़गार देके उनको
बिल्कुल अच्छे से एक रोजगार देने का काम करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे सभी लोग तरक्की कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग बोलते हैं कि जल्दी रिटायरमेंट होना, जल्दी रिटायर होना। देखिए क्या होता है कि जब आम जिंदगी में होता है, जब नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं 60 साल की जिंदगी में, हमें क्या होता है कि अब क्या करते हैं कि 60 साल का जैसे ही एज होता है, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन उसके बाद की जिंदगी का क्या? आप देखें आज के दौर में पेंशन भी नहीं है गवर्नमेंट का, पेंशन भी खत्म हो गया। आपके पास जो फंड रहते हैं, कितना भी रख ले फंड अपने पास, सब खत्म हो जाएंगे, सब खा के। लेकिन आगे के आपका जो इनकम का जरिया सारे के सारे बंद हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस और गवर्नमेंट का जॉब होता है, वहां पे 60 साल में आपको रिटायरमेंट होना पड़ता है। यहाँ पे आपको 5 से 7 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल यहाँ पे आदमी मेहनत कर ले, आपको पूरी लाइफ टाइम रिटायरमेंट हो गए। और आपके हमारे आने वाले जो नस्ल है, उनको भी बहुत हमेशा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन देखते हैं एक छोटा सा वीडियो, टाइम भी हो गया है, फिर भी एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। हम लोग एक दिन देखे भी थे, फिर भी देखते हैं कि सत्यमेव जयते का एक प्रोग्राम था। फिर खान का उन्होंने बताया, एक 3-4 मिनट की वीडियो देखते हैं उसको, क्योंकि टाइम भी हो गया है। इसके बाद हम बंद करेंगे। इसको देखिए, आप सोचिए कि किस तरीके से लोग एक आम जिंदगी में क्या क्या हो सकता है, लोगों के साथ क्या घटनाएं हो सकती हैं, और हम क्या करते हैं और क्या हो रहा है। तो इस चीज को आप लोग गौर से देखिए और महसूस करिए आप लोग कि आने वाले वक्त में जब हमारा भी बुढ़ापा आएगा, हमारा भी एज होगा, तो उसमें क्या हो सकता है हमारे लिए। अगर इस सिस्टम को नहीं करते हैं, तो आखिर हम क्या कर सकते हैं, और क्या क्या घटनाएं हमारी जिंदगी में घट सकती है। सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी। और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है, तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था। अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है, तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है, तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है, और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में, कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं, वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है, काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं, और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता। क्योंकि तो चुप ना रहें। चुप रथ ना साहब रहें। ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं, किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी हो, के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। बच्चे, किसी बहू, किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने
प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी, बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा जिस जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम लोग प्यार में आके, मोहब्बत में आके वो सारी चीजें तो कर लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम थोड़ा अलग होता है। लेकिन कहने का मतलब मेरा एक और था, जिंदगी और ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी की बात है, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि अगर मैं अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दूं, सब कुछ दे दूं, फिर भी अगर मेरे साथ ये बिजनेस है, इनकम है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चा मेरे को क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक लगातार इनकम आने का एक जरिया है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, अगर नहीं करते हैं तो ये घटनाएं हो सकती हैं साहब। ये घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार मैंने देखा था विजय विजय पथमालिया सिंघानिया का, इतने रेमंड के मालिक होते, 10-12 हजार करोड़ के मालिक होते हुए भी उनको रहने के लिए घर नहीं है, आज भी नहीं है। आप सोच के देखिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस ऐसा है कि आपको, आपके परिवार को, या खास तौर से अगर जिसे उन्होंने बात किया, आप और आपके वाइफ को, अपनी पत्नी को कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसको भी हम सोच लेते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, अपने एज ओल्ड एज के लिए, तो भी हम इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को करके आगे लेके जा सकते हैं, और कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की हमें जरूरत नहीं पड़ सकती। तो आप लोग समझते हैं इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग समझदार हैं। क्योंकि टाइम भी कम रहा, थोड़ा मेरे पास कई पॉइंट्स थे, तो इसमें देख दो, एक दो और पॉइंट बात कर लेता हूं मैं। तो नए लोगों से मिलना और नए सर्कल, इसमें क्या होता है, ये तो सारी चीजें होते ही हैं। लेकिन आप देखेंगे पूरे आप इंडिया के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने अलग अलग अगल बगल में कहीं भी नए नए हमारे सर्कल बनते हैं। इस चीज के लिए भी लोग आते हैं कि हमारी नए नए लोगों से दोस्तियां होती है, लोगों से बातें होती है, लोग मिलते हैं, हमारे साथ लोग को हिजूम होता है, सारी चीजें होती है, जिसकी वजह से हमें वो मोहब्बत, वो सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा, हमें इस बिजनेस को, इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। और 5 से 10 साल इस बिजनेस को टिक के लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पूरी, उससे पहले नहीं। क्योंकि इससे पहले भी मैं देखता हूँ, कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी अगर कोर्स करता है, तो उसको कोर्स करने में साथ टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम है इतना आसानी से हो जाता है। और हमें क्या लगता है कि हम इस बिजनेस में आए, फटाफट हम करोड़पति बन जाए, कहीं कोई नहीं बन सकता है। और कोई ऐसा बोलता भी है, समझे कि बिल्कुल चीटर और चीटिंग कर रहा है। क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाए किसी लीगल चीज में। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और हम लोग याद रखें, जैसे मैंने बताया कि इस चीज को बिल्कुल अपने मैंने जो चर्चा किया इस चीज को, तो 5 से 10 साल इस सिस्टम को सीखना है, जीना है और करना है। तो वो सारी समस्याएं जो आने वाली है, सब खत्म हो जाएंगी। हमें किसी बच्चे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबके सब लोग, मैंने जो भी बात किया, मैं समझता हूँ कि सभी के सभी इस चीज को समझते होंगे और समझने की कोशिश भी की होंगे, कुछ लोग नोट भी किए होंगे। तो टाइम का तकाजा है कि मैं अपने बातों को, क्योंकि अब मेरे पास और पॉइंट लेके बंद करूंगा। और मैं उम्मीद, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बातों को बंद करता हूँ कि आप सभी लोग इन बातों को समझे होंगे, आगे इस चीज को आगे आप लोग बढ़ाएंगे, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर और सभी जगहों पे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने मेरे बातों को बिल्कुल प्यार से सुना। तो सभी को जय आरसीएम, नमस्कार, थैंक यू, ओवर टू चल सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हम बहुत बहुत